नमस्कार बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा प्लासी के युद्ध के परिणाम और आपने देखा कि किस प्रकार से प्लासी का युद्ध जो केवल विश्वासघात का युद्ध था, इसमें अंग्रेज़ों ने जो सिराजुद्दौला के विरुद्ध थे उनका समर्थन लेके और सिराजुद्दौला को परास्त किया और बंगाल पे अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठाया। मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला का मौसी का लड़का था, उसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में आपसे कहा कि अंग्रेज़ किसी के भी सगे नहीं थे, अंग्रेज़ों पर तनिक भी विश्वास किया नहीं जा सकता था। उन्होंने मीर जाफ़र को इस इरादे से बिठाया कि वह उन्हें भरपूर सहायता देगा, वह भरपूर व्यापार में मदद करेगा। जब उन्हें लगा कि मीर जाफ़र उन्हें अनदेखा कर रहा है तो उन्होंने उसको भी गद्दी पर से हटा दिया। अब हम पढ़ते हैं कि मीर जाफ़र का शासनकाल में कैसा रहा। तो मीर जाफ़र का जो शासनकाल है वो है 1757-60। सिराजुद्दौला के मीर बख्शी मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने वे उड़ीसा में अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार की इजाज़त दी। 24 परगना की जमींदारी दी। फ्रांसीसी बस्तियां सभी अंग्रेज़ों को दी गई। अब इसमें जाफ़र ने क्लाइव को निजी तौर पर 5 लाख रुपए और कलकत्ता के दक्षिण ने एक जागीर प्रदान की, जिसे क्लाइव की जागीर कहा जाता है। जाफ़र को क्लाइव का गिद्धड़ भी कहा गया। तदुपरांत जाफ़र को ये भी लगने लगा कि अंग्रेज़ केवल अपना भला चाहते हैं और वे किसी भी तरह बंगाल के हित में नहीं हैं। जाफ़र ने डच और फ्रांसीसी के साथ संपर्क बनाना शुरू किया और संभवतः डचों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को परास्त करने का प्रयास किया, किंतु क्लाइव के नेतृत्व में 1759 के वडोदरा के युद्ध में डचों को निर्णायक पराजय मिली। अंग्रेजी हस्तक्षेप के कारण वे दीवान राय दुर्लभ व बिहार के उप गवर्नर राम नारायण को दंडित नहीं कर सका। अतः अंग्रेज़ों ने जाफ़र पर बकाया राशि लगभग 25 लाख रुपए न देने के आरोप में उसे गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों को अब लगने लग गया कि मीर जाफ़र अपने आप को स्वतंत्र मानने लग गया। उसने अंग्रेज़ों की किलेबंदी को भी समाप्त कर दिया। इसलिए वो एक ऐसा शासक वहाँ पर गद्दी पे चाहते थे जो उनकी मात्र कठपुतली बन के रहे। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि बंगाल का जो शासनकाल है वो मूलतः अलीवर्दी खां, अलीवर्दी के बाद में सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र और मीर जाफ़र के बाद आएगा मीर कासिम। 1760 और 64 इसका कार्यकाल है। सर्वप्रथम कासिम ने की जमींदारी अंग्रेज़ों को दी। अंग्रेज़ों को दक्षिण युद्धों के लिए 5 लाख रुपए दिए। शोर तथा चूने के व्यापार में रियायत दी। सिलहट के चूने का व्यापार काफ़ी लाभदायक था और उसमें 50% का व्यापारिक अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिया गया। गवर्नर बर्सीटाट ने 1760 को अंग्रेज़ों के लिए क्रांति कहा, क्योंकि कासिम के नवाब बनने से उसके अनुसार अंग्रेज़ों की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आए। सुधार व परिवर्तन। 1762 में उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। नवाब बनने से पहले वह पूर्णतः रंगपुर का फौजदार रह चुका था, अतः उसे प्रशासनिक अनुभव अच्छा था। किसकी बात हो रही है? मीर कासिम की। उसने अपनी सेना का पुनर्गठन किया, तोप व बंदूक कारखाने की ओर स्थापित किए। राजस्व के सुदृढ़ीकरण के उसने अतिरिक्त कर के रूप में खिजरीनामा लगाया। पुराने करों का गबन करने वाले अधिकारियों को दंडित किए गए। कुछ नए कर लगाए और पुराने करों को 3/32 भाग अतिरिक्त कर लगाए। अंग्रेज़ों के दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसने आंतरिक व्यापार को भी कर मुक्त किया, जिससे दस्तक की प्रासंगिकता ही समाप्त हो गई। यहाँ हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों और मीर कासिम के उसमें
क्यों संघर्ष हुआ, तो इसमें हम मानते हैं कि मीर कासिम से अंग्रेज़ों के झगड़े का मूल कारण कासिम की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, जबकि तात्कालिक कारण आंतरिक व्यापार था। वास्तव में अंग्रेज़ों की स्वच्छंदता तथा दस्तक के दुरुपयोग पर कासिम द्वारा रोक ही संघर्ष का मुख्य कारण था। अंग्रेज़ों द्वारा संरक्षित मूल कारण हो जाएगा आपके बक्सर का युद्ध। कहा जाता है कि जो कार्य अधूरा रह गया था बक्सर प्लासी के युद्ध में, वो बक्सर के युद्ध में पूरा हुआ, यानी पूर्णतः अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। कहाँ? बंगाल। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीय शक्तियों का एक त्रिगुट निर्माण हुआ। इस त्रिगुट में मुग़ल सम्राट शाह आलम सेकंड, जिसे अली गौहर इसका वास्तविक नाम था, और एक था मीर कासिम, और तीसरा था अवध का नवाब शुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला अलग है बच्चों, सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध का है, और शुजाउद्दौला है वो अवध का नवाब है। तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध 3 गुट है। इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जैसे मुग़ल सम्राट शाह आलम, तो या तो एम ले लीजिए जिससे आपको याद हो जाए कि मुग़ल सम्राट शाह आलम, या फिर आप इसका ए ले लीजिए, ठीक है। तो एम प्लस मीर कासिम, यानी के ले लीजिए, इसका कासिम से याद कर लीजिए, एम प्लस के, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला यानी एस, एम प्लस के प्लस एस। ये त्रिगुट गुट तैयार हुआ था किसके विरुद्ध? अंग्रेज़ों के विरुद्ध। कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खान ने किया, और अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया था बच्चों? इसको नोट करेंगे आप, गुरगिन खान ने। और अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व किसके हुआ था? मेजर हेक्टर मुनरो, यानी क मुनरो इज इक्वल टू एम, यानी मुनरो। इसको आप इस तरीके से याद करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक दे। तो इन तीनों एक गुट बना लिया गया था, लेकिन अंग्रेज़, आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने शुरू से चालाकी ली। उन्होंने इस त्रिगुट सेना को पहले तोड़ा और अपनी और अवध का सम्राट और अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, और उससे मुग़ल सम्राट शाह आलम को अपनी तरफ ले लिया। अकेला मीर कासिम अंग्रेज़ों से लड़ नहीं पाया। त्रिगुट गुट भी संघर्ष से पराजित हुआ, और प्लासी की तुलना में बक्सर का युद्ध अधिक निर्णायक साबित हुआ। अब अंग्रेज़ बंगाल के स्वामी बन गए, और साथ ही मुग़ल शासक को शिकस्त देने के कारण भारत पर उनकी प्रतीकात्मक जीत हो गई। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णायक ऐतिहासिक जीत अंग्रेज़ों की होती है। जो बंगाल अतुल धन संपदा वैभव के लिए प्रसिद्ध था, वह अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। तो हम देखते हैं कि 2 युद्ध आपने लेक्चर में पढ़ा, एक तो प्लासी का युद्ध, एक बक्सर का युद्ध। आपको याद ये करना है कि प्लासी के युद्ध में कौन था? सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र थे। प्लासी के बाद का जो घटनाक्रम है उसमें मीर जाफ़र जब शासक बनता है तो अंग्रेज़ उसे कठपुतली मात्र मानते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि हमें एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई, हम जब चाहे उससे ये प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मीर जाफ़र को बाद में एहसास हुआ कि अंग्रेज़ कतई ही बंगाल का भला नहीं चाहते हैं, तो वह उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, जो अंग्रेज़ों को कतई ही बर्दाश्त नहीं हुआ। व्यवहार जो मीर जाफ़र के साथ किया गया, तब क्या हुआ कि मीर कासिम के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध में एक त्रिगुट संघ भी बना, जिसमें मैंने आपको बताया था एक मुग़ल सम्राट शाह आलम है, मीर कासिम है, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों की
निर्णायक जीत होती है। और इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में एक इलाहाबाद की संधि होती है जो ये 1765 है। ये संधि 2 चरणों के रूप में संपन्न हुई। प्रथम शुजाउद्दौला के साथ नवाब इलाहाबाद और कड़ा अंग्रेज़ों को सौंप देगा। बनारस की संधि से अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह को इलाहाबाद और कड़ा 50 लाख रुपए में बेच दिया। अंग्रेज़ों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उसकी जागीर में पुनः स्थापित किया गया। हम दूसरा चरण देखते हैं जो मुग़ल सम्राट शाह आलम के साथ हुआ। 12 अगस्त को फरमान कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। कंपनी सम्राट के निजी खर्च के लिए 26 लाख रुपए दी गई। सम्राट को निज़ामत कार्य के लिए 53 लाख रुपए दिए गए। इलाहाबाद की संधि क्लाइव शुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच में हुई। इस संधि से अवध के साथ अंग्रेज़ों ने एक रक्षात्मक समझौता किया और अवध को बफर स्टेट के रूप में स्थापित किया। यहाँ पर बंगाल में दोहरा शासन स्थापित हुआ। यहाँ दोहरे शासन का अभिप्राय दायित्व व अधिकारों के अलगाव से है। जब निज़ामुद्दौला से अंग्रेज़ों का समर्थन पाकर रखी गई, अर्थात क्लाइव ने एक कुशल कूटनीतिज्ञ की तरह नवाब को निज़ामत कार्य के लिए बने तो रहने दिया, किंतु वास्तव में ये सारी कार्रवाई अंग्रेज़ों के अनुसार ही चलती रहेगी। अतः वास्तविक शासक कौन बन गए? अंग्रेज बन गए। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि यहाँ पर जो बंगाल था वह पूर्णतः अधीन हो गया। किसके अधीन? अंग्रेज़ों के अधीन। बच्चों, आपको इसमें से जितने भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, आप इन छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न भी इसमें इस चैप्टर में से निकाल सकते हैं। जैसे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, ब्लैक हॉलवेल की घटना कब हुई, क्या है, और प्लासी के युद्ध में की शर्तें क्या थी, इसमें कौन सम्राट बना, बक्सर का युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, इसके क्या परिणाम निकले। बहुत बार कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बड़ा प्रश्न भी बन जाता है, 10 नंबर का प्रश्न भी बनता है कि प्लासी व बक्सर के युद्ध के बारे में बताइए। तो आप इनको दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इसको लिखना है। धन्यवाद। हम इसी कड़ी में आगे जो हम पढ़ेंगे वो है अवध, जो कि एक क्षत्रिय शक्ति के रूप में है। तो क्षत्रिय शक्ति के रूप में हम अवध में देखते हैं कि 1722 में इसने अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। पहले यह बयाना का सूबेदार रह चुका था। 1723 में राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए इसने नया भू राजस्व बंदोबस्त अपनाया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय करनाल के युद्ध में इसने मुग़ल सम्राट का साथ दिया। होगी, किंतु यह राशि उपलब्ध न कराने पर नादिर के भय के कारण उसने आत्महत्या भी कर ली। इसने बिना सम्राट की अनुमति के अपने दामाद सफदरजंग को उप गवर्नर नियुक्त किया। 1748 में यह दिल्ली का वजीर बना और इसी वर्ष से अवध का नवाब, अवध का वजीर के नाम से जानने लगा। सफदरजंग के समय इलाहाबाद अवध साम्राज्य को दे दिया गया। बंगश पठानों तथा रुगलों से बचाव के लिए इसने मराठों व जाटों से समझौता किया। पेशवा के साथ इसने मुग़ल साम्राज्य की रक्षा के लिए समझौता किया, जिसके बदले मराठों को 50 लाख रुपए, पंजाब व सिंध की चौथ का अधिकार, अजमेर प्रदेश प्रदान किया गया। किंतु यह समझौता व्यवहार में ना आ सका, क्योंकि मराठों इस समय मुग़ल साम्राज्य के क्षेत्रों की लूट है। सफदरजंग ने जब फर्रुखाबाद का अधिग्रहण कर लिया तो अवध को मुग़ल साम्राज्य की पूर्ण स्वायत्ता करने का सतत प्रयास किया और उसकी वजारत भी छीन ली गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि
अवध का नवाब जिसने सत्ता प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने अवध को भी नहीं बख्शा और एक समय के बाद उन्होंने अवध को अपने अधीन कर लिया। हम यहाँ देखते हैं कि अवध में सादत खां था, इसने वजीर ने विद्रोह किया और ब्रिटिश अधिकारी की हत्या भी की। वेलिजली ने इस विद्रोह का दमन किया। इसने अंग्रेज़ों को रोहलखंड व गंगा यमुना दोआब का उवर क्षेत्र प्रदान किया। सादत अली 1801 में इसने ही सहायक संधि स्वीकार। वाजिद अली शाह एक कुशल शायर और कथक नर्तक था। 1856 में डलहौजी ने आउटम की रिपोर्ट के आधार पर, इसको आप नोट करेंगे और कुछ ना करें लेकिन इस चीज़ को ज़रूर नोट करेंगे कि वाजिद अली शाह जब शासक था तो 1856 में डलहौजी ने आउटम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन के आरोप में अवध का अंग्रेज़ों के अधीन विलय कर लिया गया। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्य। समय क्या है? 1856। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इस प्रकार से अवध जो क्षेत्र था, जो स्वतंत्र था, वो किसके अधीन हो गया? अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो ये क्षेत्रीय शक्तियाँ थी कौन कौन सी है, जैसे बंगाल है, अवध है, इसमें एक कर्नाटक भी है। कर्नाटक है वो 1720 में सादुल्ला खां द्वारा स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया गया। बाद में यह हैदराबाद के अंतर्गत उप निजाम के क्षेत्र की तरह कार्यरत रहा। इसमें दोस्त अली जो मराठों ने इसको मार दिया, फिर सफदर अली, फिर अनवरुद्दीन, फिर चंदा साहब और फिर मोहम्मद अली। इस प्रकार ये भी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में था, लेकिन इसको भी अधिकृत कर लिया गया। तो बच्चों, आप क्षेत्रीय शक्तियों में आपने पढ़ा कि बंगाल है, अवध है, कर्नाटक है, और एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में हम यहाँ पढ़ेंगे कि मैसूर जो है वो स्वतंत्र शक्ति के रूप में है। और मैसूर विजयनगर का जब पतन हो जाता है उसके बाद मैसूर में वड़यार वंश के अधीन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में ये उभरता है। इसको हम अगले व्याख्यान में लेंगे। उससे पहले आप जितने भी छोटे प्रश्न बनते हैं आप इनको लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।